वास्तुशास्त्र के 4 प्रकार कहे गए हैं: भूमि, प्रासाद, शयनम, यानानि। नमस्कार। पिछली वीडियोज़ में मैं दिशाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अब हम वास्तुशास्त्र में शेप्स यानी आकारों के बारे में समझते हैं। आकारों पर भी पहले से मैं 2-3 वीडियोज़ शेरमुखी और गोमुखी प्लॉट का सच और नई त्रिकोणाकार संसद भवन का वास्तु विश्लेषण पोस्ट कर चुका हूं। इसका हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं लिंक। आकार रेगुलर हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं, मतलब नियमित हो सकते हैं, अनियमित हो सकते हैं। और प्लॉट और बिल्डिंग के आकार स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरह कुछ आकार स्क्वायर या वर्ग, फिर सर्कुलर हो सकता है, वृत्ताकार, ट्रायंगुलर शेप हो सकती हैं, पेंटागनल हो सकता है, मतलब पंचभुज, हेक्सागनल, षटभुज, सेप्टागन हो सकता है, सप्तभुज, ऑक्टेगनल शेप हो सकती है, अष्टभुजाकार, ट्रेपीजॉइडल शेप या जिसे कई बार रथाकार कह देते हैं या छकड़े जैसा आकार कह देते हैं, या कोनों पे गोलाई लिए हुए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, जिस तरह ज़्यादातर जो डाइनिंग टेबल इस शेप की होती हैं। फिर कुछ शेप स्पेशल शेप मानी गई हैं जो मेनली आर्टिकल्स के लिए यूज़ होती हैं, क्योंकि वास्तु वस्तु से भी निकला है, वस्तुओं का शास्त्र भी वास्तुशास्त्र है। तो अगर पेंटागनल या पंचभुज वाला तारा है, जिस तरह सील ऑफ सोलोमन की मोहर कही जाती है, या स्टार ऑफ डेविड है 6 जिसके कोने हैं, या फिर स्टार ऑफ बेथलेहम है 8 कोनों वाला स्टार। तो इस तरह से ये स्पेशल शेप हैं। तो वास्तुशास्त्र में, जैसे कि हम पहले ही वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं, वास्तुशास्त्र के 4 प्रकार कहे गए हैं: भूमि, प्रासाद, शयनम, यानानि। भूमि यानी शहर या भूखंड, फिर प्रासाद यानी बिल्डिंग सारी, चाहे वो निजी हो या सार्वजनिक हो, पर्सनल है या कॉमन यूज़ के लिए हैं। फिर शयनम मतलब फर्नीचर, सारा फर्नीचर, और यानानि मीन्स कन्वेंसेस, इवन वाहन भी सारे वास्तु में आते हैं। तो इनमें जनरली अलग अलग शेप्स यूज़ की जाती हैं। इनमें शेप यूज़ करने के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। तो सबसे पहले हम नगर के आकार को लेते हैं। तो नगर के लिए आप चाहे जयपुर को ले लें, आज की डेट में चंडीगढ़ या नई दिल्ली का वास्तु ले लें। इनको बसाने वाले, जयपुर को विद्याधर भट्टाचार्य ने डिज़ाइन किया था, चंडीगढ़ को ली कार्बूजिए ने, नई दिल्ली को एडविन लुटियंस ने। ये शेप्स कोई इनकी रेगुलर नहीं है, कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर नहीं है परफेक्ट। इनको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर जोन्स में पहले बांटा गया, सेक्टर्स में बांटा गया, उसके बाद डिज़ाइन तैयार किया गया। तो किसी भी सिटी का रेगुलर शेप नहीं होती जनरली, उसमें अलग अलग सेक्टर्स या जोन्स रेगुलर शेप के बनाए जाते हैं। फिर दूसरा आकार लें भूखंड का। तो भूखंड जनरली ज़्यादातर लोग जो समझते हैं भूखंड से समझते हैं। जो ज़्यादातर लोग वास्तु पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर भूखंड को ही लेके चलते हैं, लेकिन वो भूखंड भी जो पहले उस सिटी को डिज़ाइन कर रहा है वो काटेगा वहाँ पर भूखंड, वो डिज़ाइन तैयार करेगा। तो भूखंड जो निजी उपयोग के भूखंड हो सकते हैं, यानी प्राइवेट यूज़ या पर्सनल यूज़ वाले। तो घर के लिए भूखंड और भवन जो हैं वो सभी रेगुलर शेप के होनी चाहिए। रेगुलर शेप में भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर वही बेस्ट हैं। लेकिन अगर त्रिकोणीय भूखंड है कोई, या षटकोणीय है, रथाकार है, अष्टभुजाकार है, या बिल्कुल गोल है, वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार है, सेमी सर्कुलर, ये सब घर के लिए अच्छे नहीं हैं। अभी हमने एक वीडियो पोस्ट की थी संसद भवन पर, वो त्रिकोणीय भूखंड में बनाई जा रही है, तो उसके बारे में डिटेल में मैंने बताया उसमें। लेकिन घर के लिए त्रिकोणीय भूखंड बढ़िया नहीं है कोई। फिर आइए तीसरा। तो पहला क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, नगर वास्तु में जनरली रेगुलर शेप ही होती है, उनको रेगुलर बनाया जाता है। भूखंड में घर के लिए स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का आकार इसके बेसिकली यूज पर डिपेंड करता है, टाइप पर डिपेंड करता है। तो अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो। रेक्टेंगुलर में भी अगर लेंथ जो है विड्थ का 1.25 गुना तक हो तो बहुत ही बढ़िया, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना, बस लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना से ज़्यादा कभी भी ना हो। लेकिन अब आप देखो पब्लिक बिल्डिंग जो है, अब लोटस टेम्पल है, लोटस की शेप में है, कुतुब मीनार है, मीनार की शेप में है, बैम्बू शेप कह दोगे आप उसको चाइनीज़ फेंग शुई के हिसाब से। संसद भवन है, गोलाकार है,
वो 64 योगिनी मंदिर के तर्ज पे डिज़ाइन किया हुआ है जो वर्तमान संसद भवन है। फिर पिरामिड्स हैं, पिरामिड शेप के हैं, उनकी अलग ही शेप है। तो बिल्डिंग का भी जो आकार है वो डिपेंड करता है कि उसका यूज़ क्या होगा। फिर आइए चौथा जो आकार यूज़ किया जाता है वो फर्नीचर में। तो फर्नीचर में आपको पता है बेड है तो उसका अलग आकार होगा, लेकिन स्टडी टेबल है, चेयर है, साइड टेबल है, उनका अलग अलग आकार होगा। तो अलमारी है, साइड टेबल है, पलंग है, कुर्सी मेज है, सबका आकार बेसिकली यूज़र के आधार पर होगा कि किसने यूज़ करना है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उस हिसाब से उसका आकार डिसाइड होगा। पांचवा आकार जो प्रयोग में आता है वास्तु में वो है आर्टिकल्स का, वस्तुओं का, क्योंकि वस्तुओं का शास्त्र भी है वास्तुशास्त्र। तो मोबाइल की शेप है, लैपटॉप की शेप है, चश्मे की शेप है, चप्पल जूतों की शेप है, तवा चिमटा, चकला, बेलन, कांटा, चम्मच, प्यालियाँ, ये सब आर्टिकल्स भी तो इसी में कवर होती हैं वास्तु में। तो इनकी शेप्स जो हैं वो इनके यूज पर डिपेंड करती है, यूज़र पर डिपेंड करती हैं। तो ज्योमेट्री के अनुसार शेप्स रेगुलर यानी नियमित आकार की होती हैं और इरेगुलर यानी अनियमित आकार की होती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में जो मेन क्राइटेरिया हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अब एक एक करके। तो पहला क्राइटेरिया वास्तु में क्या है, शुभ और अशुभ का, कि शेप ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। जिस तरह आप ऐसे समझिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो भी रेगुलर शेप है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी रेगुलर है। तो स्क्वायर और त्रिकोण दोनों रेगुलर शेप हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में जब इनको प्रयोग करेंगे तो वास्तुशास्त्र क्या कहता है, वर्गाकार जो है वो वर्ग का आकार वो तो है शुभ, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है अशुभ। फिर आइए दूसरा क्राइटेरिया, निजी और सार्वजनिक शेप, मतलब प्राइवेट शेप और पब्लिक शेप। जिस तरह ऐसे समझिए गोल है, बिल्कुल सर्कुलर शेप है, वो रेगुलर शेप है, ओके। लेकिन अब उसको निजी उपयोग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। कोई सर्कुलर शेप के कमरे नहीं होते घरों में, लेकिन हाँ कुएं के लिए सर्कुलर शेप यूज़ की जा सकती है, प्यालियों के लिए सर्कुलर शेप यूज़ की जा सकती है, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी घर के लिए सर्कुलर शेप की। हाँ अब आप देखो सर्कुलर शेप के दिल्ली में कनॉट प्लेस सर्कुलर शेप का है, पुरानी अभी जो एग्जिस्टिंग संसद भवन है वो सर्कुलर शेप की है। इतने राउंड अबाउट्स हैं, जब आप ड्राइव करते हो न्यू दिल्ली एरिया में राउंड अबाउट्स हैं, सारे सर्कुलर शेप के हैं, ठीक है। लेकिन घर के लिए अब जो शेप है वो है वर्ग या आयत, वर्गाकार या आयताकार, वो घर के लिए बेस्ट है। ये वर्गाकार और आयताकार शेप पब्लिक के लिए भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन गोलाकार शेप जो पब्लिक के लिए यूज़ होती है वो घर के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना होता है हमें वास्तु में। अब आइए रेजिडेंशियल और कमर्शियल शेप में हम डिवाइड कर सकते हैं शेप्स को, आकारों को। तो रेजिडेंशियल शेप एक मैंने वीडियो पोस्ट की थी, गोमुखी वर्सेस शेरमुखी प्लॉट और बिल्डिंग्स। तो घर की जो शेप है वो गोमुखी हो सकती है, मतलब फ्रंट छोटा गहराई ज़्यादा, ओके। लेकिन कमर्शियल शेप शेरमुखी भी हो सकती है, मतलब फ्रंट ज़्यादा बड़ा और गहराई कम। तो रहने और व्यापार के लिए भी अलग अलग शेप होती हैं। फिर आइए चौथा क्राइटेरिया मैं लेता हूँ, वस्तुओं का आकार। तो वस्तुओं का आकार, शेप ऑफ आर्टिकल्स, वो सब यूटिलिटी के हिसाब से है कि डिब्बे हैं वो गोलाकार बढ़िया हैं, चिमटा है आप देखो वो बिल्कुल अलग शेप है उसकी, वो यूटिलिटी बेस्ड है, चाकू है वो बिल्कुल अलग शेप है उसकी, कौन यूज़ करेगा उसको। प्यालियाँ हैं अलग अलग शेप की, आप स्क्वायर प्याली बना के डिज़ाइन करके देखो वो ज़्यादा यूज़ हो ही नहीं पाएगी, तो सर्कुलर ही बढ़िया। तो इस तरह से वास्तुशास्त्र में शेप्स के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। या मैंने 4 क्राइटेरिया डिस्कस किए, लेकिन ज़्यादातर लोग वास्तु को लेते हैं केवल भूखंड या बिल्डिंग के लिए, और उसमें भी मैंने आपको बता दिया कि घर का अलग वास्तु है, पब्लिक का अलग वास्तु है, रेजिडेंशियल का अलग है, कमर्शियल का अलग है। तो अब हम हमेशा की तरह लास्ट में वास्तु टिप दे रहे हैं। आज की वास्तु टिप, आज की वास्तु टिप है, शोरूम या दुकान शेरमुखी बढ़िया होती है, लेकिन घर गोमुखी बढ़िया होता है। अगली वीडियो में मैं सबसे शुभ आकार यानी वर्गाकार के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद, आप सभी स्वस्थ रहें।